चलिए, नमस्कार साथियों, मैं सूर्य स्वागत करता हूं आप सभी का। हम ऑफलाइन पे तो अपने क्लास में सारी चीज जैसी रूटीन पे चल रही है तो चल ही रही है, ठीक है। उसके साथ हमने आज एक मतलब हमने एक मुहिम शुरू किया है। और वो मुहिम क्या है, हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्हें मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, या फिर मैथ जिनके लिए एक मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि यार हमसे तो कुछ भी करवा लो सिवाय मैथ की, ठीक है। उनके लिए हमने आज से एक सीरीज शुरू किया है। 30 दिन 30 मैराथन क्लास में इसमें करने वाले हैं। इस क्लास में मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का, ऐसा भाई हमारा, ऐसी बहन जिससे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, वो आज से इस क्लास पे लगातार बैठ सकता है, इस क्लास को देख सकता है। और मैं वादा करता हूं कि आपसे इसके बाद फिर वो चैप्टर मतलब समझ में आएगा और आप उसके सवाल कर पाओगे। यदि आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और आपसे मैथ अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तो ये सारी की सारी क्लास ये कैसी है आपके लिए है। आज इस सवाल में हम लगभग 150 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि 30 दिन ये मैराथन क्लासेस चलेगी। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो मध्य प्रदेश पुलिस के लेवल, एसएससी और रेलवे लेवल का हम पढ़ेंगे। जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक से एडवांस लेवल का हम आज करने वाले हैं। मतलब इसको यदि कर लेते हो ना तो आपसे मैथ के बाद, इसके बाद आप जिससे भी पढ़ोगे ना तो मैथ आपके क्या होगी, समझ में आएगी। तो दोपहर 2 बजे से ये क्लास चलेगी। अभी तो हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, इसके आगे हम जो भी इस क्लास को जो है तो लाइव करने का हम कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और आज के इस सेशन का हम आगाज करते हैं। और मैं आशा करता हूं यदि आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो जरूर लाइक करके जाएंगे, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। एक छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं आज के इस सीरीज का, हम आगाज करते हैं। और मैंने आपसे बोला कि हम पहले नॉर्मल से चीजें हम शुरू करेंगे। हम शुरू करते हैं, मैंने आपसे बोला कि नंबर सिस्टम करने वाले हैं। अब बात आती है कि नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम तो पढ़ लें, चलो ठीक है। हमें सबसे पहले बोध होना चाहिए किसका, संख्याओं का बोध होना चाहिए। जब संख्याओं का बोध होगा तभी तो हम सवालों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, संख्याओं का परिचय लेने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपने बहुत जगह पे सुना है, क्या सुना है, हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज होती है क्या, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मतलब इनका इस्तेमाल जो है तो संख्याओं पे गणितीय रूप में किया जाता है। तो वो सभी धनात्मक संख्याएं, मतलब ऐसा समझो कि 1 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याओं को अब तक बनाया जा सका है या बनाया जाना संभव है, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। याद रखना, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। आपको क्या लिखा है, गिनती में इस्तेमाल होने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। अब गिनती में कौन सी, 1 2 3 4 5 से लेके, याद रखना है कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। हम दूसरे पे आए, पूर्ण संख्या। आपके पास ये लिखा है पूर्ण संख्या, लिखा है, ये लिखा है पूर्ण संख्या लिखा है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए, आप याद रखना कि एक पूर्ण नंबर है, ठीक है, मतलब होल नंबर है, बोले तो पूर्ण संख्या है एक। प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, याद रखना। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वो कैसा कहलाता है, वो कहलाता है पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। ये चीज क्लियर हो गई, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, इंटेगर्स किसे कहते हैं, वे सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्या मतलब मिलकर जो संख्या बनाती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। यदि मैं बात करूं कि माइनस के अनंत से लेके मतलब माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। यदि मैं बात करूं, मैं इधर केंद्र पे लेता हूं 0, अब ध्यान से देखना, इधर मैंने लिया 0, अब 0 के आगे जो संख्याएं चलेंगी वो चलेंगी प्लस की, जितनी भी संख्याएं आएंगी, और इधर जो संख्याएं चलेंगी वो काहे की चलेंगी, माइनस की। तो इधर के अनंत से लेके मतलब माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। -3 -2 अनंत इधर और अनंत इधर, याद रखना है आपको। अब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, भैया जो 0 की इधर साइड है, जो प्लस में है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी कहलाएंगी, जो माइनस में है वो ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन बात आती है 0, तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, ये चीज आपको याद रखना है।
कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे हम लिखते हैं। आगे क्या लिखा, संख्याओं के कुछ और प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? सबसे पहला होता है एक सम संख्या। सम संख्या को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर हम बोलते हैं। अब सम संख्या क्या होता है भाई? जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए या दो से काटने पे पूरी तरह से कट जाए, वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अभी विभाज्यता के नियम हम करने वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। विषम संख्या क्या कहलाती है? जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती। कौन सी? जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, वो कैसी कहलाती है? विषम संख्या। यदि मैं सम संख्याओं की बात करूं तो सम संख्या आप उदाहरण देख पा रहे होंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक दो के गैप में जितनी भी संख्याएं हैं जिनका भाग दो से चला जाए, दो से काटने पे पूरी तरह से कट जाए, भाग देने पे शेषफल क्या जाए? जीरो आ जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। वहीं पे मैं विषम संख्या की बात करूं, जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं कहलाती हैं अनंत तक। अब आती है बात अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? विषम संख्या को हम ऑड नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड बनते हैं। दो गुणनखंड बनते हैं, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और वह खुद संख्या। यदि मैं बोलूं कि 3 कैसी संख्या है, तो बताओ 3 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके दो ही गुणनखंड है। एक तो 3, मतलब एक तो ये स्वयं से कट सकता है तो, और दूसरा 1 से कट सकता है। तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। यदि मैं 2 को ले लेता हूं तो 2 भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 किससे कट सकती है? 2 तो या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी। तो जो खुद से या फिर 1 से कटती है वो संख्या कैसी कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। यहां पे लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं। ठीक है, दो सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है। ये चीज आपको याद रखना है कि एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य है और ना तो अभाज्य है। ठीक है, बात आती है भाज्य संख्या क्या कहलाती है, तो ध्यान से करिएगा। भाज्य संख्या हमारी क्या कहलाती है? ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड बनते हैं। दो से अधिक गुणनखंड, मैंने बोला कि अभाज्य संख्या कौन सी? जिनके केवल दो गुणनखंड बने, एक और वो स्वयं खुद संख्या, वो अभाज्य कहलाती है। वही बात करूं मैं भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या देखो, अब जैसे मैंने 4 लिया तो 4 आप सोचो किससे किससे कटता है? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद अपने आप से कटता है। मतलब 2 से ज्यादा यदि गुणनखंड बन रहे हैं तो वो संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, याद रखना। ठीक है, मेनली आपको थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन याद रखना है, क्या कैसे होता है, तो आप सवालों को आराम से कर पाओगे। अब परिमेय संख्या क्या होती है भाई? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। जैसे यदि मैं लिख देता हूं 1/2, ये आपके पास लिखा 1/2, 3/4, 5 और -2, ये कैसी संख्या कहलाती है? ये कहलाती है कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। आगे आता है अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? तो जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप याद रखो, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, हिंदी में हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कौन सी? जैसे रूट का 2 लिखाओ, रूट का 3 लिखाओ और पाई लिखाओ, ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो होती है परिमेय संख्या। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कैसी होती है? वो होती है अपरिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर और परिमेय संख्या को रेशनल और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर आता है वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, कौन सा? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी पूर्णांक भिन्ने भी शामिल है, दशमलव भी शामिल है, √2 भी शामिल है और पाई, ये सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर, मतलब सभी पूर्णांक संख्या मैंने आपको क्या बताया? माइनस के रन से लेके प्लस के रन तक जो चले वो पूर्णांक संख्या। इसके बाद दशमलव की संख्या है, आपको पता है। भिन्न आपको पता है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके है, और √3 √2 हो गया, पाई हो गया, ये सभी क्या संख्या कहलाएंगी? ये कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है,
हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और चीजें, इसके बाद हम सवालों की श्रृंखला पे हम आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपके पास लिखा हुआ इधर पे सबसे पहले आ जाइए। हमारे जब भी हम नंबर सिस्टम को सॉल्व करते हैं, सिंपलीफिकेशन के चैप्टर जब भी हम चलते हैं, सबसे एक छोटी चीज होती है बॉड-मॉस्कर रूल। आपको यदि बॉड-मॉस्कर रूल नहीं पता है तो आप सवालों को नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज आपको बॉड-मॉस्कर रूल समझना पड़ेगा। अच्छा, अब बॉड-मॉस का मतलब क्या होता है भाई साहब? बॉड-मॉस का मतलब होता है बी पार होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवीजन, एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब होता है एडिशन और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है किसी सवाल में। यदि ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएं तो कैसे सॉल्व करना है? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवीजन मतलब भाग को, मल्टीप्लीकेशन मतलब फिर गुणा को, फिर हम जोड़ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? घटाना। तो ये सवालों को करने का एक क्रम होता है, जिस पहले किसको करना है फिर किसको करना है, आगे किसको करना है, वो होता है बॉड-मॉस रूल। मैंने आपको बताया, अभी मैं फिर से बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी सारी चीजों को एक बार फिर से आपको बता देता हूं। बॉड-मॉस का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से देखना। ये होता है बी, ये होता है ओ, ये होता है डी, इधर पे होता है एम, इधर पे होता है ए, इधर पे होता है एस। ध्यान से आप समझिएगा, सारे के सारे सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो इधर देखो बी, बी मतलब मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझिला ब्रैकेट और एक होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ये होते हैं ब्रैकेट के टाइप, याद रखो ये होते हैं ब्रैकेट के टाइप। कई जगह पे ऐसा लिखा होता है, इसको अंदर इसको और ये है ऐसा लिखा होता है। तो रियल में यही, वास्तव में सही यही है, ठीक है, वास्तव में सही यही है। तो ऐसे हमको सबसे पहले छोटे कोष्टक को मैं सॉल्व करूंगा, फिर सेकेंड कोष्टक को और फिर लास्ट में मैं बड़े कोष्टक को, ठीक है। ओ के बाद क्या होता है? ओ मतलब होता है ऑफ। याद रखना है, ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है? इनटू मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन यदि सवाल में ऑफ भी हो और इनटू भी हो, मतलब ऑफ भी लिखा हो और मल्टीप्लाई भी लिखा हो, तो आपको सबसे पहले सवाल में आपको ऑफ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, इसके बाद डी मतलब डिवीजन, आप भाग को सॉल्व करेंगे, भाग के बाद आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद आप एडिशन करेंगे मतलब जोड़ करेंगे, और जोड़ के बाद आप क्या करेंगे? घटाना करेंगे। ये बेसिकली मतलब होता है बॉड-मॉस का। ये बहुत पूछा जाता है, तो बहुत कई जगह पे भी लिखा होता है ऊपर, भी बॉड-मॉस। तो भी बॉड-मॉस का मतलब क्या होता है? जिस संख्याओं पे बार जैसे चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, बार जैसे, जैसे लिखाओ 5 माइनस 9 का बार, ऐसे लिखाओ, दोनों संख्याओं में बार लगाओ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो ना? तो इससे जो निकल के आएगा वो 4 निकल आएगा, चिन्ह नहीं बाहर आता। तो याद रखना, ऐसे करके पहले इसको सॉल्व करेंगे, अगर बार लिखा है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में पहले छोटे ब्रैकेट, फिर सेकंड मझले ब्रैकेट और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। मैंने बोला कि मल्टीप्लाई ऑफ दोनों लगा हो, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन मतलब डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे और फिर क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाना करेंगे। चलिए, ये आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज है, ये आपको याद रखना है। यदि ये आपसे बनेगा ना तो आप सवालों को बहुत जल्दी कर पाओगे। और एक चीज बता देता हूं मैं कि एग्जाम का समय आपके पास नजदीक आ गया है, कंसिस्टेंसी बना के बैठो, और कोई चीज एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। समझने के लिए यदि तत्पर हो ना तो चीजें आपके लिए सब आसान हो जाएंगी। यदि समझना ही नहीं चाहते हो तो देखो, चाहे कोई भी टीचर आपको कैसा पढ़ाए, आप नहीं कर पाओगे। चलो इधर आ जाते हैं, ठीक है। हमने बॉड-मॉस को हमने समझ लिया। इसके बाद आता है चिन्हों के नियम। याद रखो, चिन्हों के नियम हम कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखो। अच्छा, इसका भी एक तरीका, इसको भी मैं एक सॉल्व कर देता हूं। चिन्हों का एक तरीका है, वो कैसे सॉल्व होता है आपको याद रखना है, ठीक है। देखो कि एक चिन्हों का तरीका, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपको मैं बता दूं। एक होता है दोस्त, इसको मैं बोलूं दोस्त और इसको बोलता हूं मैं दोस्त। तो दोस्त का दोस्त आपका क्या बनेगा? जो दोस्त का दोस्त होगा वो कैसा बनेगा? दोस्त बनेगा, ठीक है। याद रखना, इधर क्या रखना, दोस्त का दोस्त क्या बनेगा? दोस्त बनेगा। और दोस्त का दुश्मन क्या लिखा है? दोस्त का दुश्मन आपका क्या बनेगा? दुश्मन बनेगा। दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त आपका क्या बनेगा? दुश्मन बनेगा। और दुश्मन का दुश्मन क्या बनेगा? दोस्त बनेगा। ये सारे एक तरीके होते हैं कि दोस्त का दोस्त दोस्त बनेगा, दोस्त का दुश्मन दुश्मन बनेगा, दुश्मन का दोस्त दोस्त मतलब दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन होगा, और दुश्मन का दुश्मन तो होगा तो वो क्या कहलाएगा? दोस्त कहलाएगा। मतलब इसका मतलब ये है
यदि दोनों संख्याएं प्लस में हो तो प्लस में अगर दोनों संख्याएं होंगी तो जुड़ जाएंगी। एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में हो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस तो वो माइनस होगा, और दोनों संख्याएं माइनस में हो तो प्लस होगा। पर याद रखना चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या। यदि मैं क्या बोलता हूं, मैंने लिखा -5 और प्लस का लिखा मैंने 9, याद रखो। तो ये जब सॉल्व होगा, इधर देखो माइनस और प्लस सॉल्व होगा तो माइनस घटेंगे, तो 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4, पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, 9, 9 प्लस में है तो आंसर क्या आएगा हमारा 4। ऐसे करके ये एक तरीका होता है, ठीक है, इसको आपको समझ लेना। यही सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे अगर गुणे लगा दिया जाए, बीच में अगर गुणे लगा दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए मैंने इन सवालों पे गुणा लगा दिया। यदि दो संख्याएं प्लस में है और उनका गुणा होता है तो प्लस की संख्या आएगी। एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो माइनस आएगा, एक संख्या माइनस एक प्लस तो उनका जब गुणा होगा तो माइनस आएगा, और दोनों संख्याएं जब माइनस में होगी, एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं कि 2 और गुणा -2, ये दोनों जब गुणा होंगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 4 आएगा। ये एक तरीका है, ठीक है। और आपके पास कुछ लिखा हुआ है तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ और महत्वपूर्ण चीजें लिखिए। जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये मैंने आपको बता दिया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको चीजें याद रखना है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक, एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 2 3 से लेकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन 0 से होती है तो 1 2 3 4 पूरी चलती हैं। तो याद रखना कि सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, ये भी एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। संख्या रेखा आपको पता होना चाहिए कि 0 सीधा वाली संख्या है धनात्मक और इधर वाली संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये सारा का सारा चीज एक आपके लिए रोड मैप था, ये आपके लिए जानना जरूरी था। यदि इसे आप कर पाओगे ना तो आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये सवाल का आपके नंबर सिस्टम का ये बेस कहलाता है। यदि आपने बेस अच्छे से समझा है ना तो आप सारे के सारे सवालों क्या कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुछ चीजों की, हम और बात करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ पे आएंगे। सबसे बड़ी चीज जो आपके पास आती है वो आती है विभाज्यता। क्या आती है, विभाज्यता के नियम। मतलब बात करूं मैं कि विभाज्यता के नियम, क्या लिखा, विभाज्यता, विभाज्यता के नियम, ठीक है, विभाज्यता के नियम। ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। यदि ये आपसे अभी तक नहीं बनता है तो आप भाई इन चीजों को ध्यान से पढ़िए, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, एक बार मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूं इसको, ठीक है, एक बार मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूं, एक बार ध्यान से हम करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं विभाज्यता के नियम। ये मैंने लिख दिया आपके लिए कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब हम नंबर सिस्टम पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं क्या है। विभाज्यता का नियम आपसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज विभाज्यता, आपसे 2 की विभाज्यता का नियम बनना चाहिए, आपसे 3 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम, 6 की, 7 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम, और यहां पे मैं बात कर दूं तो 9 की विभाज्यता का नियम, इसके बाद 10 की विभाज्यता का नियम, आगे भी आपके पास है 11 का, 12 का, 13 का, सब बता दूंगा। पहले ये छोटी छोटी चीज आप समझिए, ठीक है। विभाज्यता का नियम आपके सवाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपसे नहीं बनता तो आप कहीं ना कहीं सवालों में पीछे हैं, ठीक है। विभाज्यता का नियम, 2 की विभाज्यता का नियम आप सिंपल से याद रखो कि ऐसी संख्या जिसका 2 से भाग चला जाए, मतलब ऐसी संख्या जो सम संख्या है। बात समझ में आया, जो सम संख्या है वो सभी सम संख्या क्या कहलाएंगी, 2 की विभाज्यता का नियम उन पे लागू होगा। मतलब सभी सम संख्याएं, क्या, सभी सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो क्या है, 2 से कट जाएंगी। आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, यदि उसका इकाई का अंक, कौन सा, इकाई का अंक, कौन सा भाई, इकाई का अंक, इकाई का अंक यदि कैसा है, सम संख्या है, इकाई का अंक यदि सम संख्या है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। आपके पास कोई सी भी संख्या में लिख दो, मैं लिख दूं 5, 7, इधर लिख दूं 8। अब बताओ कि 8 हमारे पास क्या सम संख्या नहीं है, 8 है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। और ही बड़ी मैं संख्या लिख दूं 5, 7, 2, 9, 6, और ये लिख देता हूं मैं कितना, 4 लिख दिया मैंने। अब बताओ इसका इकाई का अंक क्या है, 4, और 4 क्या है कि सम संख्या, और जब सम संख्या है वो 2 से ऑलवेज कटेगा। मतलब सम 2 की विभाज्यता का नियम याद रखो कि जिस किसी भी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या है, 0, 2, 4, 6, 0 शुरू होता है
0 2 4 6 8 वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या, और वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, मैं 3 की भाजता का नियम देखता हूं। 3 की भाजता का नियम मैंने बोला कि संख्याओं का योग। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि संख्याओं का योग। ये आप नोट कर लो, संख्याओं का योग। ये आप लिख लो कि संख्याओं का योग। ये संख्याओं का योग यदि क्या होता है? संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे मैं क्या बोल दूं, जैसे मैं एग्जांपल पे बोल देता हूं कि आपके पास संख्या लिखी हो, मान लो लिखा हो 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, और मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान लो 7 लिख दिया। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो हमें संख्याओं का योग करना है। तो योग आपको देखो, 4 3 7, 7 और 6, 6 6 12 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 15 16 17 18, और 18 में से 7 जोड़ो तो 18 को 20 और 5 25। अब देखो 25 आ गया, मैंने लिखा 25, 25 को भी जोड़ दो तो 5 और 2 7। अब देखो क्या 7 3 से कटता है? नहीं कटता। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी? नहीं कटेगी। मैं आगे बात करता हूं, मैं लिख देता हूं 9 6 3, और फिर लिख देता हूं मैं 9 और 1, और मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब बताओ ये संख्या क्या 3 से कटेगी? मैंने बोला संख्याओं का योग आपको देखना है। 9 सम 3 से कट रहा, बिल्कुल कट रहा। 6 संख्या 3 से कट रहा, क्या? हाँ कट रहा। 3 भी कट रहा, 9 भी कट रहा, और 2 और 1 3 भी कट रहा। मतलब ये संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। या तो आप ऐसे या तो जोड़ के कर दो। देखो 9 और 6, 9 6 होता है 15, 15 में 3 जोड़ो तो 16 17 18, 18 10 होता है 28, 1 घटा है 27, 1 28 और 28 2 30। अब देखो अब 30 आया, 30 के भी दोनों अंकों को जोड़ दो 3। क्या 3 में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, मतलब आंसर है। तो संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितने भी अंक की हो, ये इसका करने का तरीका होता है। ठीक है, तो 3 की भाजता का नियम हमने किया। अब हम करते हैं 4 की भाजता का नियम। ध्यान से करिएगा, हम करते हैं 4 की विभाजता का नियम। तो यहां पे लिखा है कि संख्याओं का योग, मैंने लिखा कि संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो सारी की सारी संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। मैं 4 की विभाजता का नियम बात करता हूं। 4 की विभाजता का नियम मैंने आपको बोला कि संख्या के अब देखो, मैंने 2 की विभाजता का नियम क्या पढ़ा कि अंतिम का एक अंक देखा। एक चीज आप याद रखना कि 2 के लिए हम अंतिम का एक अंक देखते हैं, 2 का डबल 4 के लिए हम अंतिम के 2 अंक देखेंगे, और 8 के लिए हम अंतिम कितने अंक देखेंगे? अंतिम 3 अंक देखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 16 भी यदि आ जाता है तो 16 के लिए अंतिम कितने अंक देखेंगे? हम अंतिम के 4 अंक देखेंगे। याद रखो, तो अभी बेसिकली 16 के लिए तो 4 का नियम लग जाता है, तो 8 तक केवल देखो आप, अभी केवल आप 8 तक ही देखो कि 8 तक कैसा नियम। तो हम क्या करते हैं इसमें? ऐसा होगा 2 की पावर 1, और हम क्या कर देते हैं इसको याद करने का एक तरीका होता है, आप ध्यान से कर लेना। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 2 से कौन संख्या कटेगी? अंतिम का एक अंक। सम संख्या है, 2 से कट रहा हो तो पूरी संख्या कटेगी। 4 की भाजक में अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या कटेगी। 3 की भाजक में अंतिम के 3 अंक यदि 8 की भाजक नियम, यदि अंतिम के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से कटेगी। दैट्स ऑल। आ जाइए इधर भी आगे हम करते हैं, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं एक बार सवाल को। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? आगे मैं करता हूं, मैंने क्या बोला? 4 के लिए अंतिम के 2, क्या? अंतिम के 2, अंतिम के 2, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक चेक करना है आपको। अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी? कटेगी। 5 के लिए मैंने क्या बताया कि इकाई के अंक में, अब यार 5 के लिए बताओ क्या संख्या हो सकता है? 5 के लिए आप सोचो कि यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 0 है और 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी, क्योंकि 5 का पूरा पारा पढ़ो ना। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 आ गया, 5 3 15, फिर 5 आ गया, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5। तो मतलब इसकी विभाजकता का नियम है कि अंतिम का जो अंक है, अंतिम का मतलब इकाई के अंक में 0 और 5 यदि है तो वो संख्या किससे होगी? 5 से पूरी तरह से कटेगी, ठीक है? अब 6 की विभाजकता का नियम आता है। अच्छा 6 की विभाजकता का नियम बता दो ना। अब ये सोचो आप कि 6 के फैक्टर निकालो, 6 किस संख्या से डिवाइड होता है? तो मैं अगर 6 की बात करूं, ध्यान से देखना, 6 जो है हमारा वो एक तो 2 से कटता है, एक तो 3 से कटता है। तो 6 से यदि किसी संख्या की विभाजकता का नियम चेक करना हो तो उस पर आप 2 का नियम चेक करो, और 2 का नियम क्या होता है कि अंतिम का अंक इकाई का अंक होना चाहिए। मान लो मैं कोई एक संख्या लिखता हूं, एज्यूम करता हूं, मैंने लिखा 2 4 6 5 3, ये मैंने एक संख्या लिखा, छोटी संख्या लिखा। अब इसका बताना है कि क्या ये संख्या 6 से कटेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या 2 से कट रहा तो 3 है, मतलब ये संख्या विषम संख्या भाई, तो ये संख्या पूरी की पूरी 6 से नहीं कटेगी, बात खत्म। मे भी चांसेस, अगर मैं बोलता हूं कि मे भी चांसेस, यदि मान लो कि यहां पे 8 लिखा होता तो क्या ये संख्या 6 से कटेगी? हम चेक करेंगे। अंतिम का 2 इकाई अंक 2 बिल्कुल 8 से कटेगा।
तो 2 से तो कटेगा, लेकिन 3 से चेक करो तो 3 की भाजक नियम क्या मैंने बताया कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। यदि ये दोनों नियम पूरे करते हैं तो संख्या, यस, पूरी संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी। एक बार ट्राई करते हैं। 8 2 10, 10 7 17, 17 और 5 तो 17 5 22, 22 और 8 30, बिल्कुल 30 आ गया, और 30 मेरा 3 से कटता है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 6 से कटेगी। ये होता है 6 की भाजकता का नियम, याद रखिएगा। 7 की भाजकता का नियम देखो, 7 की भाजकता का नियम भी अच्छा है, पर थोड़ा सा उटपटा है, पर अभी आप केवल याद रखो कि कोई भी संख्या लिखी हो तो उसमें आप 7 का भाग दे देना। इसका उसका ये होता है कि लास्ट वाली संख्या का डबल करके और फिर घटाते जाना, ऐसे करके। पर आप याद रखना कि 7 की भाजकता का नियम उससे तो अच्छा है कि आप नॉर्मल सा उस संख्या में पूरे में 7 का भाग दे दो, पूरी संख्या में आप 7 का भाग दे दो, बात खत्म। ये तरीका 7 का होगा। 8 का तरीका क्या होगा, 8 का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि अंतिम के 2, मतलब सॉरी 8 का तरीका मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 2 के लिए 1 अंक, 4 के लिए अंतिम के 2 अंक और 8 के लिए अंतिम के 3 अंक हम चेक करते हैं। तो 8 के लिए अंतिम के 3 अंक मैं चेक करूंगा। कोई भी संख्या मेरे पास लिखी हो, अंतिम के 3 अंक यहां पर लिख देता हूं मैं। 8 के लिए अंतिम के 3 अंकों को हम चेक करेंगे, अंतिम के 3 अंक, ये मैं लिख रहा हूं, अंतिम के 3 अंक को मैं चेक करूंगा। तो अंतिम के 3 अंक आप चेक करो। कोई भी संख्या मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लिया मैंने कि 7 3 2 5, ये लिख दिया मैंने, ये संख्या लिख दिया। अब 8 से क्या ये विभाजित है, तो मैं क्या करूंगा, अंतिम के 3 अंक उठाऊंगा। उठाइए, मैंने उठाया 752। अब 752 में आप भाग दीजिए 8 का, तो 8 9 72, बचा कितना 3, तो 8 चौको 32। यस, ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अंतिम के 3 अंक यदि 8 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, कटेगी। ये हो गया भाजकता का नियम। इसके बाद हम 9 की भाजकता का नियम देखते हैं कि 9 की भाजकता का नियम क्या होता है। आप देखो, हमने आपको बताया कि 9 की भाजकता का नियम कैसे करेंगे। 9 की भाजकता का नियम ध्यान सुनो, 9 की भाजकता का नियम कि संख्याओं का योग, क्या संख्याओं को, जैसे 3 की भाजकता का नियम पढ़ा ना, सेम 9 का है कि संख्याओं का योग जो है तो 9 से कटना चाहिए, योग कटना चाहिए। संख्याओं का योग करेंगे, उनका योग यदि 9 से कटा तो यह पूरी संख्या कटेगी। जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूं, मैंने लिखा 3 5 7 8 7 3 और 2, ये मैंने संख्या लिखा। अब देखो, यदि इस संख्या का योग 9 से कट रहा तो संख्या कटेगी, और नहीं कटा तो संख्या नहीं कटेगी। आप ट्राई करो एक बार, देखो 5 6 7 8 हो गया, 8, ये 5 6 7 8 ये हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 16 और 3 16 और 3 हो गया 19, 19 और 2 हो गया 21, 21 और 7 हो गया कितना 28, और 28 में से 2 जोड़ा तो 30, और 30 से 5 जोड़ा तो 35। अब बताओ, इसका योग आया 35, 35 में भी 2 इनको जोड़ो तो 5 से कितना होता है 8। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं, तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से नहीं कटेगी, याद रखना, ठीक है। मैं 10 की भाजकता का नियम आपको मैंने क्या बताया कि 10 की भाजकता का नियम कि अंतिम का अंक यदि 0 है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, मैंने लिखा 5 7 8 9 4 3, कुछ भी मैं लिख दूं, अंतिम का अंक यदि 0 है, अंतिम का अंक यदि 0 है, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो यस, वो पूरी संख्या क्या होगी, 10 से पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित होगी। ये आपको ज्ञात करना है, सिंपल सा। अभी इसी के बाद आगे आ जाता है जैसे 11 की भाजकता का नियम, 12 की भाजकता का नियम। ये आपस में सारी की सारी चीजें कैसी है, मिलती जुलती हैं। यदि मैं कुछ एक हिंट दे देता हूं, बाकी मैं इसको करने का और भी तरीका बताऊंगा। यदि मैं बोल देता हूं आपसे 12 का ज्ञात करो भाई, आप किसका ज्ञात करो, आप इसका 14 का ज्ञात करो, आप 16 का ज्ञात करो, आप इसका ज्ञात करो, 18 की भाजकता का नियम बताओ। चलो बताओ हम कैसे करेंगे। मैंने अभी जस्ट आपको 6 का बताया ना, सेम वैसे इसमें करना है। 12 की भाजकता का नियम, 12 के 2 फैक्टर कौन से हैं, 12 के 2 फैक्टर, 12 किस किस संख्या से कटता है, मतलब ऐसी संख्या से काटो, मतलब किसी भी संख्या से काटो, चलो जिनके बीच अंतर 1 हो तो ज्यादा समझ में आता है। 12 3 से भी कटता है, 12 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। मतलब अगर मेरे पास कोई संख्या लिखी हो, मान लो मेरे पास कोई संख्या लिखी है 5 4 3 2 7 5 9, ये संख्या लिखी, चेक कर रहा हूं क्या संख्या 12 से कटती है, क्या मैं 12 का भाग दूंगा इसमें, नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। 4 की भाजकता का नियम क्या है कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक उठाओ आप, ये अंतिम के 2 अंक, क्या ये 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, और ये बचेगा कितना, बचेगा 19। तो ये संख्या पूरी की पूरी जब 4 से नहीं कट रही, 3 से भले कट रही है, तो 4 से नहीं कट रही तो काम खत्म, मतलब ये संख्या 12 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ज्ञात करो, दोनों से कटना चाहिए, इन दोनों से वो संख्या कटनी चाहिए, तभी वो संख्या 12 से डिवाइड होगी, ठीक है। मैं 14 की बात करूं, 14 की भाजकता का नियम अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऊपर कि कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से कटता है 14 और 7 से कटता है। तो 2 की भाजकता का नियम आपको पता है कि अंतिम का इकाई अंक में सम संख्या यदि है तो ये संख्या कटेगी 2 से, और नहीं है तो नहीं कटेगी, बात खत्म। 7 की भाजकता का नियम मैंने आपको बताया कि संख्या का डबल करके घटाते जाना है, और आप ऐसा नहीं करना, आप डायरेक्टली भाग कर देना 7 का, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है।
वो हो जाएगा 7 का नियम। 16 का नियम बताओ, मैंने क्या बताया? 16 क्या होता है? 4 चौके 16, ये लो 4 चौके 16। और कोई भी संख्या आपके पास लिखी, यानी अंतिम के 2 अंक 4 के वास्ता कहीं हमने क्या पढ़ा कि अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो यह पूरी संख्या 16 से भी क्या होगी? कटेगी। बात खत्म। 18 की वास्ता का नियम मैंने आपको अभी बता देता हूं। 18 किसका फैक्टर है? 18 किसका है? 2 का और 9 का। अब बताओ 2 और 9 का। मैंने मान लो संख्या में लिख देता हूं कि 8 7 5 3 2 और 9, इधर भी लिख देता हूं मैं क्या? 7। ये आपके पास संख्या लिखी। बताओ कि क्या ये संख्या 18 से डिवाइड होगी? सबसे पहले मैं देखूंगा कि अंतिम के अंक में यदि इकाई अंक है तो कटेगी। देखो 9 है, नहीं कटेगी। यदि मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैंने 9 को मैंने 8 बना दिया, मान लो मैंने इस 9 को 8 बना दिया। अब बताओ क्या कटेगी? तो यस, 2 का नियम तो लागू हो रहा है। 9 का नियम, 9 की वास्तविक नियम क्या? संख्याओं का योग कटना चाहिए। तो आप योग करो ना, देखो योग करो। 7 ये है, 7 ये, 7 7 हो गया 14, 14 हो गया, 14 और 2 क्या हो गया? 16 हो गया। 16 में से 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 19 हो गया। 19 हो गया। 19 में से आप 5 जोड़ो, 19 5 क्या होता है? 24, और 24 और 8 तो 24 8 हो जाएगा 32, और 32 8 क्या हो जाएगा? 40। 40 को जोड़ो तो 4, क्या 4 9 से कटता है? नहीं। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी। यही वास्तव का नियम। मैं 20 का कर लूं, 25 का कर लूं, जिसका भी आप बोलो सब का कर सकता हूं। और भी कुछ तरीके, जैसे 39 हो गया है, 19 हो गया, और 37 हो गया, 57 हो गया, इनका मैं बताऊंगा। वो इनका भी बहुत शानदार तरीका है। इनका भी मैं आपके लिए, इनका भी सोल्यूशन आपके पास, आपके लिए मैंने रखा हुआ है। सारी की सारी चीजें मैं आपके लिए क्या करूंगा? बताऊंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवालों को। एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि मैंने जो जो चीजें आपको बताई, क्या वो चीजें आपको सही समझ में आ गई हैं? यदि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो ये चैप्टर आपके लिए है और आप इसमें गर्दा मचाने वाले हो। कुल मिला के आप ये समझो, मैंने अभी तक आपके सवाल का बेस बनाया है आपके लिए कि आपको सवालों को करना कैसे है, किस अप्रोच से, मतलब कैसे वास्ता करें। अभी हम सवालों को टैकल करेंगे। और मैं बोल रहा हूं ये आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास है, जिससे कुछ भी नहीं आता वो इस नंबर सिस्टम को पढ़ सकता है, आराम से कर सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। और नंबर सिस्टम का सारा ये बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल का है। हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन के सामने, आप इसको सॉल्व करने का एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आराम से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य मैंने क्या बताया? वैसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या। अब आप देखो कि 2 का भाग मतलब कौन सी संख्या अभाज्य बोला गया है? भाई अभाज्य, भाज्य और अभाज्य सम विषम अलग है। सॉरी मैंने सॉरी बोल रहा हूं, भाज्य और अभाज्य अलग है। अभाज्य कौन सी संख्या कहलाती है? जिसका 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर निकल जाते हैं वो होती है भाज्य संख्या। अभाज्य जिसके केवल 2 फैक्टर निकले वो कैसी कहलाती है? अब मतलब अभाज्य संख्या। तो अब देखो इस 21 के आपको कितने फैक्टर निकलेंगे? मैंने बोला एक तो ये 1 से कट रहा है, दूसरा ये 3 से कट रहा है, दूसरा ये 7 से कट रहा है, फिर 21 से कट रहा, तो 1 से ज्यादा फैक्टर बन गया ना। ये कैसी होगी? ये भाज्य हो जाएगी। आपको अभाज्य निकालना है। आपके पास ये सारे के सारे सवाल लिखे हैं। देखो 39 का आपके दिमाग में आ रहा हो तो पहला तो 1 से कटेगा, दूसरा किससे कटेगा? ये देखो कि ये 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3 तिकाई 9, 3 से भी कट रहा है। दूसरा किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। ये मतलब ये भी नहीं होगी। 51 भी आपके दिमाग में यदि आ रहा है, 51 भी देख लो। देखो 1 से कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है? खुद से कट रहा है, मतलब 4। मैंने अभाज्य का नियम क्या बताया? जिसके मात्र 2 गुणनखंड बने, एक बने, 1 से कटे और दूसरा वो खुद से कटे। तो ऐसी कौन सी संख्या? 29 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती, केवल इसके खुद से और 1 से कटती है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो आगे करता हूं मैं। आगे देखो, आगे सवाल आपके पास लिखा है कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? आप बताओ 1 से 20 तक सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो होती है 2। मैंने आपको पहले बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 के बाद क्या होती है? 3 होती है। 3 के बाद क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से करते जाओ। 2 हो गई, 3 हो गई, 3 के बाद क्या होगा? एक बार कमेंट करके बताना है ना। 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपको ये निकालना है। तो अभाज्य संख्या मैंने बताया जिसका, अभाज्य संख्या कौन सी? जिसका वो स्वयं से कटे और उसका क्या हो? एक और फैक्टर, मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे, केवल वही अभाज्य संख्या हमारी कहलाती है, बाकी कोई नहीं है। याद रखना। ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 हो सकती है क्या? 4 कैसे होगी भाई?
4 नहीं होगी, 5 हो सकता है, क्योंकि 5 1 से कटता है और खुद 5 से कटता है। 5 के बाद 6 भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो जाएगी, ठीक है। 7 के बाद क्या हो जाएगा, अब 9 देखो, 9 किससे कटता है, अगर 9 आपके दिमाग में आ रहा तो 9 किससे कटता है, 9 खुद से कटता है, 9 3 से कटता है और खुद से कटता है, तो 3 हो गए, तो ये नहीं होगा। 9 जो है तो कैसा हमारा ये अभाज्य संख्या क्या होगा, नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना। 9 कैसी संख्या है, 9 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। विषम अलग है, ठीक है। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 क्या अभाज्य संख्या होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी कटता है, 16 भी नहीं होगा, 17 देखो यह 17 भी होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा। 19 तक ही मुझे 20 तक निकालना है। तो कितनी अभाज्य संख्याएं काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी अभाज्य संख्याएं, मेरे पास 8 अभाज्य संख्याएं और 8 ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए फिर ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आगे क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब लेवल नहीं है कुछ क्वेश्चन का, नॉर्मल है, क्योंकि आज ये बेसिक क्लास है आपके लिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं करता हूं, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी। अब बताइए कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए। ठीक है, अच्छा ये लिखा वो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है। भाई सबसे छोटी संयुक्त संख्या, ऐसी संयुक्त संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कई संख्याओं से मिलकर बनी हो, कई संख्याओं से कट रही हो। यदि मैं 4 की बात करता हूं तो 4 तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा, तीसरा खुद से कटेगा, और इसमें कोई संख्या है क्या, बताओ। ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, अभाज्य है। मुझसे संयुक्त संख्या पूछा तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, फिर फटाफट से सवालों को करते जाते हैं, फटाफट से स्पीड थोड़ा सा पकड़ते हैं, ठीक है। एक किस प्रकार की संख्या है, मैंने आपको बताया कि एक ना तो भाज्य है और ना कैसी है, अभाज्य। तो ना भाज्य और ना संयुक्त मतलब ना तो अभाज्य, वही हम कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, लिखा है 6 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। आपके पास क्वेश्चन है कि सॉरी 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है। सम संख्या कौन सी होती है, जिसका 2 से भाग चला जाए, तो 52 में 2 का भाग चला जाएगा, यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बताइए 2 के बाद अंगुलीय भाज्य संख्या कौन सी है, बताओ यार बाबू, बताओ बताओ, 2 के बाद अंगुलीय भाज्य संख्या कौन सी है, ये अभी मैंने करा है। 2 के बाद अंगुलीय भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 में क्या करूंगा मैं, टिक कर दूंगा। चलो ठीक है, आगे जाओ, लिखा 15 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब 15 के कितने गुणनखंड बन रहे हैं ये आपको समझना है। अच्छा मैंने सवाल को मैंने करा दिया, पर मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको नहीं बताया है, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एलसीएम एचसीएफ आपसे जब बनेगा तो आप सवालों क्या कर पाओगे भाई, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। चलिए अब मैं बता देता हूं कि ये आपसे पूछा कि 15 के गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहली चीज इसमें तो ये पूछा है कि ये बताओ कि 15 को मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 15 को काटती हैं। तो याद रखो, पहला तो 1 15 को काटता है, दूसरा 3 काटता है, इसके बाद 5 काटता है, और 5 के बाद क्या 15 स्वयं काटता है, बस। इसके अलावा 15 और किसी संख्या से कटता है क्या, बताओ मुझे। 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 15 से कटता है। टोटल 4 संख्याएं, और संख्याएं हैं क्या आपके पास, आपके पास हो तो बताना। टोटल 4 गुणनखंड इसके बनेंगे। गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 24 के कुल धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। अब 24 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है ना। मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूं, आप बताओ, इसको करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो एक बार सुनना कि 24 के कुल धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे पूछा जाए धनात्मक गुणनखंड बताओ, मैं क्या करता हूं, मुझे इसका क्या करना होता है, एलसीएम। तो मैं एलसीएम करूंगा, और एलसीएम क्या विभाज्यता के नियम पे ही कार्य करता है। इकाई के अंक में सम संख्या है, 2 से कटेगा 2 एकम, 2 दूना 4, 2 से फिर कटेगा तो 2 छक्के 12, 2 से फिर कटेगा तो 2 तिहाई 6, और 3 एकम क्या 3। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3। मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू
एक 3 कितनी बार आया? एक बार। तो इसको करते कैसे? जब भी आपके पास ऐसा पूछे कि धनात्मक गुणनखंड बताओ, कुछ नहीं करना होता, पावर जितनी है उतनी पावर है मुझे 1 प्लस करना है, दोनों में इधर भी 1 है, दोनों में 1 प्लस करना है और दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, गुणा करना है और 1 1 कितना हो जाएगा? तो दोनों का गुणा करो, 4 दूना के 8, मतलब धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा है कि 36 के अभाज्य गुणनखंडों का सही रूप क्या हो जाएगा? 36 के अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। एक बार करने का ट्राई कीजिए, इसको एक बार करने का ट्राई कीजिए, फिर हम सवालों को जस्ट हम जल्दी से करते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड, 36 का सीधा सा गुणनखंड निकालना है यार, 36 का सीधा सा एलसीएम करना है। करिए, 2 से करूंगा तो 2 एकम 2 बनेगा, 2 अट्ठे 16 बनेगा, 2 नाम 18 बनेगा और फिर 3 से काटूंगा तो 3 तिका 9 और 3 एकम 3। बताओ बताओ ठीक कटा है क्या? 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2। बताओ इतना बना है क्या मेरे पास? इतना बना है क्या? और भी कुछ होगा? नहीं होगा भाई, यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बस यही तो करना है आपको। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे सवाल आपके पास क्या कहता है? 72 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। 72 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। सिंपल सा यार, 72 का अभाज्य गुणनखंड 72 का निकाल दो। 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 से करो 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 से करूंगा तो 2 नाम 18, 3 से करूंगा तो 3 तिका 9 और 3 से करूंगा तो क्या जाएगा? 1। देखो 2 कितनी बार आया? 2 3 बार आया। 3 कितनी बार आया? 3 आया 2 बार। मैं सिंपल सा 3 आएगा 2 बार, मैं करूंगा तो देखो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? बहुत प्यारे प्यारे सवाल है और नॉर्मल सवाल है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, एकदम छोटे छोटे हल्के लेवल के। 100 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। 100 का अभाज्य गुणनखंड आप आराम से कर सकते हो। 100 का एलसीएम करूंगा तो 2 से काटूंगा तो 50 आएगा, फिर 2 से काटूंगा तो 25 आएगा। अब 25 आ गया तो जाहिर सी बात है किससे कटेगा? 5 से, तो 5 25। देखो कितनी बार आया? 2 आया 2 बार। 5 कितनी बार आया? 5 भी आया 2 बार। मैं सिंपल सा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आगे करता हूं मैं। 1 से 50 तक 5 के कितने गुणज हैं? 1 से 50 तक 5 के गुणज। अब मतलब ऐसी कौन कितनी संख्या है जो 5 से कटती हैं? तो पहला तो 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर आगे अगली लाइन पे करो 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अगली लाइन पे 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अगली लाइन पे 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और अगली लाइन पे 45 हो जाएगा। 50 तक करना है। 50 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना? 10। या तो इसको आप नॉर्मल कर सकते हो कि 1 से 50 तक संख्या है, 5 से बाद दूंगा, आंसर आएगा 10। टोटल कितनी संख्या है? 10 संख्या है। ठीक है, याद रखना इन चीजों को। चलो आगे हम करते हैं। आगे क्या लिखा है? 7 से विभाज्यता का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्यता का नियम किससे संबंधित है? बताओ। अंतिम अंक से अंकों का योग से, विशेष प्रक्रिया या केवल अंतिम 2? भाई मैंने आपको 7 की विभाज्यता का नियम बताया ना कि 7 में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया लगती है, तो वो हो जाएगा विशेष प्रक्रिया। वो विशेष प्रक्रिया क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 3 से विभाज्यता की जांच हम कैसे करते हैं? बताओ। अंकों को क्या करते हैं? योग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अंकों का हम योग करते हैं। ठीक है। 9 से विभाज्यता की जांच हम किससे करते हैं? बताओ कि 9 से विभाज्यता की जांच हम कैसे करते हैं? अंकों के योग से, अंतिम अंक से, अंतिम 2 अंक से अंकों को गुणनफल किससे करते हैं? बताना। अंकों का योग करते हैं 9 की विभाज्यता में हम। ठीक है, आगे जाओ। 11 से विभाज्यता के लिए क्या देखा जाता है? अंकों का योग, वैकल्पिक अंकों का योग का अंतर, अंतिम अंक और अंतिम अंक। एक बार बता देता हूं, यदि कोई संख्या आपके पास लिखी हो, ये मैंने आपको नहीं बताया, संख्या लिखी हो 9 5 3 7 2 और ये संख्या लिखी हो 3 3 6, ये आपके पास संख्या लिखी हो। 11 की विभाज्यता का नियम बेसिकली क्या कहता है कि या तो इनको उठा के इसमें से घटा दो, इन तीनों को उठा के इसमें घटा दो, या फिर वैकल्पिक लो, इसका इससे, इसका इससे, इनको ऐड करो पहले तो। 9 और 3, 9 3 कितना हो गया? 10 11 12 और 12 5 कितना हो गया? 17। ये मैंने लिखा 17 माइनस इधर करो तो ये 7 और 2 कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 9 में से 5 जोड़ो तो 9 5 कितना हो जाएगा? 9 5 कितना हो जाएगा? 14। ये मैंने लिखा 14, इनको घटाऊंगा तो 3। क्या ये 11 से कटता है? नहीं, मतलब ये पूरी पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर। ये होता है 11 की विभाज्यता का नियम, याद रखिएगा। 2 से विभाज्यता के लिए अंतिम अंक कैसा होना चाहिए? बताओ ना यार बाबू, बताओ ना बाबू यार, इसको करने में समस्या होगी क्या? मैंने बताया ना कि सम संख्या होनी चाहिए, बस खत्म।
5 से भाजता के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए बताओ? 5 से कौन सी संख्या कटेगी जिसके अंतिम के अंक में 0 और 5 होगा? एकदम नॉर्मल से सवाल है, ठीक है। 10 से भाजता के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया कि 10 से भाजता के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपको पता है सारी चीजें। हाँ, को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आप बताओ कि ये संख्या लिखी, इसको 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल। इसको करने की कोई समस्या है क्या? 3 के भाजता के नियम क्या मैंने बताया? संख्याओं का योग करो ना, यहीं से करो। मान लो ये संख्या लिखी 1 2 3 4 5, 3 की भाजता करने मैंने आपको बताया कि संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। करो, 2 और 1 3 कट गया, ये भी कट गया, और 5 4 कितना हो गया? 9। 9 में 3 का भाग तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा 0, और 0 क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे सवाल देखो क्या लिखा। वो 9 से भाग देने पर शेषफल क्या? अब 9 की भाजता का नियम भी मैंने आपको बताया है। 9 की भाजता का नियम मैंने क्या बताया कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो संख्याओं का योग करो ना भाई, करो इधर से। देखो 8 और 6 कितना होता है? 14, और 14 साथ जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 21, और 21 में से 10 जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ? 30 हो जाएगा। किसका नियम पूछा है? 9। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या ये कटेगा? तो 3 बच रहा है, 3 मेरा शेषफल हो जाएगा, 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम नॉर्मल से सवाल है। का मान क्या होगा? देखो ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है कि 2 की पावर ऐसा 5 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है, मतलब 2 को 5 बार लिखना है, ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। 2 को 5 बार मैं लिखूंगा, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम सवालों को करते हैं। और ये लिखा है 3 की पावर 4, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये ऐसा लिखा है 3 की पावर 3 गुणा 3 3, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हो ये समझो तो इसके पावर में है, हम सॉल्व करेंगे। तो 3 3 का 9, 9 3 27, और 27 से कितना होता है? 81, 81 क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर, ठीक है। आगे हम करते हैं 10 की पावर 3 का मान। अब देखो 10 की पावर 3 है, मतलब 10 का गुणा 3 बार करना है यार, ये बनता है आपसे। 10 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 100, और 100 का गुणा फिर 10 से करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? 1000, 1000 क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे हम सवालों करते हैं। आगे सवाल क्या लिखे? 0 को किसी भी अशून्य संख्या से भाग देने पर क्या होता है? 0 का किसी भी अशून्य संख्या से भाग देने पर, एक बार सवाल को ध्यान करने सवाल को हम कैसे कर देंगे? एकदम नॉर्मल सा सवाल है, चुटकियों का सवाल है, चुटकियों का। मतलब इसका मतलब क्या बोला मैंने? क्या बोला बताओ? कि 0 का किसी भी अशून्य संख्या से भाग देने पर, 0 का यदि किसी भी अशून्य संख्या से आप भाग देते हो तो क्या होगा? बेसिकली यदि मैं बोल देता हूं कि 0 है और कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या, मान लो कोई एक संख्या मैंने लिख दिया, इसका अगर हम भाग देंगे तो ऑलवेज उसका मान क्या होता है? 0 होता है। लेकिन वहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें ये अनंत वाले शब्दों का यूज होता है। यदि आपके पास ऐसा लिखा हो कि 1 लिखा हो, ऊपर कोई संख्या लिखी हो, नीचे 0, उसका मान ऑलवेज क्या होता है? अनंत। हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। चलो आगे हम सवाल करते हैं। क्या लिखा? किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर परिणाम होता है। भाई ये किसी संख्या को 1 से गुणा करो, मान लो कोई संख्या है 3, 1 से गुणा करो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मान लो आपके पास कोई संख्या है 55, 55 को 1 से गुणा करो, आंसर क्या आएगा? 55। मतलब क्या आंसर आएगा बताओ? वही संख्या आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है। आगे आता है किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम क्या होगा? अब 0 से गुणा करो ना, मान लो ये 3 है, 3 को 0 से गुणा करो, और संख्या ले लो 55 को 0 से गुणा करो, क्या है? इसका मान 0, इसका मान 0, मतलब इनको सॉल्व करने का परिणाम क्या आएगा? 0 आएगा, याद रखना, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। 2 और 3 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा? मतलब 2 और 3 का सबसे छोटा समान गुणज। अब बताओ कि 2 और 3 का ऐसी कौन सी संख्या है कि जो 3 के पहाड़ा में भी जल्दी आता है 4 के पहाड़ा में? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 का करो, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। बताओ कौन सी संख्या जो जल्दी आ रही है? तो कौन सी है? 6। तो क्या आ जाएगा? 6 मेरा क्या हो जाएगा? मतलब एलसीएम पूछा है, तो 6 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखो। अच्छा आगे बढ़ गए क्या हम ज्यादा? ठीक है, सही कर रहे हैं, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन, 4 और 6 का सबसे छोटा समान गुणज क्या हो जाएगा? मैंने बोला 4 और 6, देखो 4 दूना 8, 4 कहीं 12, 4 चौके 16, 6 का करो, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24। बताओ ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे पहले आई है? तो कौन सी? 12। 12 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे सवालों को देखिए क्या लिखा है। 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? 18 और 24 का एचसीएफ मुझसे पूछा है, तो 18 और 24 का एचसीएफ देखो क्या हो जाएगा। भाई साहब तू क्या कर रहा है बताओ? 18 ऐसे कर दो, 24 को ऐसे कर दो, दोनों का एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे क्या? देखो निकालो ना एक बार। 18 2 से काटो, 2 नाम 18, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और ये 3 से कटेगा मतलब 1। अब 24 से 24 को काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से काटो, 2 छक्के 12,
फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6 और 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3। हो गया समझ में। अब देखो इसका एचसीएफ मुझसे पूछा है, तो एचसीएफ देखो यहाँ पे 18 का क्या बना, मैं लिखता हूँ 18 का, ये मैंने लिखा 18 का, इधर लिखता हूँ 24 का। एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ क्या होता है, तो दोनों में सेम हो। इसका मैं लिखता हूँ, ये लिखा मैंने 2, इसका लिखा 3 और इसका लिखा 3, इसका लिखता हूँ, इसका लिखा 2, इसका क्या लिखा 2 और फिर 2 लिखा और फिर 3 लिखा। बताओ बताओ इसका एचसीएफ अब क्या कर पाओगे, दोनों में कौन सी समस्या। सबसे पहली चीज तो दो दोनों में है, तो इधर निकल के आएगा 2। अब 3 देखो कि एक 3 इसमें एक 3 इसमें, तो एक ही 3 लूंगा, जो दोनों में होगा वही हम लेते हैं। तो एक 3 यहां से ले लूंगा, गुणा करूंगा तो 3 दूना 6 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, और 6 इसका क्या होगा राइट आंसर। चल आगे आ जाओ, सवाल क्या लिखा 36 और 48 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ ना। देखो इसको नॉर्मल भी हम करते हैं, पर आपको भी समझाना है ना, तो मैं ऐसे करूंगा, वरना ऐसे सवालों को ऐसे नहीं किया जाता। पर ठीक है, अभी समझ रहे हैं, बेसिक क्लास है तो करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2 अठे 16, 2 से काटो 2 9 18, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 तिका 9 और 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3। ओके, इधर काटूंगा तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से काटूंगा 2 एकम 2 दूना 4, 2 से काटूंगा 2 छक्के 12, 2 से काटूंगा 2 तिहाई 6 और 3 से काटूंगा 3 एकम 3। ठीक है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है 36, 36 है, 36 में कौन कौन सी संख्या आई उसको नोट करना है एक बार। 36 में कौन सी आई, 2 आया, एक और 2 आया, एक 3 आया, एक और 3 आया। ठीक है, 48 में देखो क्या आया, 1 2 आया, 2 कितने आए, 1 2 3 4 2 आए, 1 2 3 और ये 4 और क्या आया 3 आया। ये हो गई मेरी संख्या, टोटल याद रखना। अब इसमें देखो कि क्या क्या समान है। सबसे पहले तो इसमें 2 है, तो इससे 2 बाहर कर लो कॉमन, हमने यहां पे लिखा 2, हमने 2 बाहर कर दिया। ठीक है, अभी क्या बाहर देखो 3 1 3, इसमें 2 3 लेकिन इसमें एक ही 3 है, तो जो दोनों में है वो लेना, केवल एक 3 में बाहर करूंगा, गुणा करो 3 दूना 6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 12 मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे करके इन सवालों को करना है। ठीक है, आगे हम आते हैं, क्या लिखा 100 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 100 और 18 का एलसीएम बताओ ना भाई, 100 और 18 कैसे, देखो ऐसा करते हैं 100 और 18 का एलसीएम, मतलब इनको हम नॉर्मल भी कर सकते हैं कि सबसे छोटी ऐसी कौन संख्या है दोनों के पहाड़े में जल्दी आती है, पर आपको भी समझना है तो ऐसे करना पड़ेगा। छोटी संख्या से काटो, 2 छक्का 12 और 2 नाम 18। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, ये तो 2 से ही कटेगा, 2 तिहाई 6 और ये 3 तो इससे, मतलब 9 नहीं कटेगा, तो अब 3 से हम काटेंगे, नियम के हिसाब से हम कर रहे हैं, बाकी करने को इसको नॉर्मल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिका 9 और 3 से कटेंगे तो एक गुणा कर दो इसका, 3 तिका 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे सवाल क्या कहते हैं, देखो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, इसको भी नोट करो। 15 और 20 का एलसीएम देखो, इधर आएगा 15, इधर आएगा 20, दोनों के पहाड़े में। अब हम जल्दी कैसे कर सकते, देखो 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, इधर 60 और 20 तिहाई 60, सिंपल हम डायरेक्टली टिक कर देंगे, 60 हमारा क्या होगा राइट आंसर। और हम समझ रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इकाई में 0 है, 5 हम 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से 15, 5 चौके 20। अब ये दोनों अलग संख्याएं अलग अलग से ही कटेंगी, क्यों ना हम यहीं से गुणा कर दें, 4 से 12, 12 पंचे 60 और 60 मैंने राइट आंसर टिक किया था। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। सवाल का दो संख्याओं का एचसीएफ ये है, एलसीएम उनका गुणक। आपको ये सवाल नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना कि एचसीएफ इंटू का एलसीएम, एचसीएफ इंटू का एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणज होता है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना अच्छा है, एलसीएम कितना है 60 है, तो 6 छंगा 36 क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणज हो जाएगा, तो 360 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे हम करते हैं। इधर लिखा 8, 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। ये मैंने लिखा 8, ये मैंने लिखा कितना लिखा 12 और ये क्या लिखा मैंने 20 लिखा। इनका देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। 2 से काटो 2 चौके 8, 2 से काटो 2 दूना 4 और 2 से काटो 2 एकम का 2। ठीक है, 12 से काटो भाई, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 से काटूंगा तो 2 तिहाई 6, 3 से करूंगा तो 3 एकम 3 हो गया। अगर मैं 20 को भी करता हूं, 2 से काटूंगा तो 2 कितना हो जाएगा 2 एकम, 2 से मैं काटूंगा तो 2 पंचे 10 और 5 से करूंगा तो 5 एकम 5। अब आप संपूर्ण का निकालो कि सब में क्या है। मैंने 18 का लिखा कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 2 ये आया। 12 का मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखा मैंने। ठीक है, 20 का क्या लिखा मैंने, 20 का क्या आ गया 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में है, जो सब में हो, तो 2 इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी, मैंने 2 ये 2 बाहर कर लिया, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, मैंने ये 2 भी क्या कर लिया बाहर कर लिया। अभी आगे देखो क्या है, 2 तो इधर है, इधर 3 है, इधर 5, तो कोई भी संख्या भी नहीं है, तो जितनी संख्या दोनों में हो वो संख्या लेते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा 4 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। चलो आगे हम करते हैं। देखो क्या लिखा है 18, 12 और 20 का एलसीएम निकालना है आपको। 18, 12 और 20 का एलसीएम निकालो ना। इधर ये लिखा मैंने 18, ये लिखा 12 और ये लिखा 20। अब देखो इसको सिंपल से आप कर सकते हो, 8 पंचे 40 और 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48
48, लेकिन 60 में नहीं आएगा। 8 का 12 का पूछता तो आ जाता, 24 भी आ जाता, पर इधर करते हैं तो 20 तेईस 60, 60 इसमें नहीं आ रहा, 20 तेईस 20 चौके 80, 80 यहाँ आ रहा, 12 पंच 12 छंग 72, इसमें नहीं आएगा। मतलब हम कर लेते हैं, करने के तरीके हैं पर कर लेते हैं, आप यदि बोल रहे हो तो। 2 चौके 8, 2 छक्का 12 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। इधर मैं करूंगा तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। देखो ये तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तीनों अपने खुद से कटेंगे, हम काट के ना गुणा करते हैं। तो 5 टाइम 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 7 दूना क्या होता है 120, 120 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे जाओ, सवाल क्या लिखा है, 48 को अभाज्य गुणनखंडों में लिखो। अब 48 के अभाज्य गुणनखंड में आपको लिखना है, मैंने अभी आपको बताया कि 48 का क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से करूंगा 2 एकम, 2 दूना 4, 2 से करूंगा 2 छक्के 12, 2 से करूंगा 2 तिहाई 6 और 3 से करूंगा तो 3 एकम 3। देखो सवाल सही है क्या, कितने फैक्टर बने, 2 के बने 4, मैंने लिखा 2 के 4 और 3 का कितना बना 1 बना। जो भी आंसर होगा, जो भी पुट कर रहा होगा उसे मार दूंगा, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, सवाल 125 का अभाज्य गुणनखंड बताना है आपको। बताओ भाई 125 को क्या कर सकते हो, ये लिखा है 25, ये आपको याद होना चाहिए पर कर दो। 5 से करो 5 गुना 10 पचम 25, 5 से काटा पचम 25 और 5 से काटा 5 एकम 5, कितने बने 5 पावर 3, 5 पावर 3 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे आप करते हैं, आगे सवाल क्या लिखा है, 144 के कुल गुणनखंड कितने बनेंगे। अब 144 के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे मुझे ये निकालना है। तो 144 के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, एक बार करने का टाइम चाहिए, कुल कितने गुणनखंड बनेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 144 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो करिए इसको, 2 से करिए 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करिए 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से करिए 2 एकम 2 अठे का 16, ठीक है। फिर 2 से काटिए इसको 2 नाम 18 और 3 से कटेगा तो 3 एकम और ये कटेगा 3 एकम 3। अब देखो 2 के कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3 4, मैंने लिखा 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर कितना 2। मैंने आपको सिंपल बोला कि जितने कुल कितने गुणनखंड बनते हैं आपको क्या करना होता है, 4 है, एक पावर आप बढ़ाओगे 5 कर दोगे, यहाँ पे 2 है, एक आप बढ़ाओगे और दोनों को जोड़ोगे तो 4 1 5, इधर करोगे तो 2 1 3, दोनों को गुणा करोगे 5 3 15, मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे करते हैं सवालों को, ठीक है। चलो आगे जाओ, सवाल लिखा है 60 के कुल धनात्मक गुणनखंड कितने बनेंगे। 60 के कुल धनात्मक गुणनखंड आपसे पूछा, 60 के कुल धनात्मक गुणनखंड आपसे पूछा, एक बार करने का ट्राई करो। 60 के कुल धनात्मक गुणनखंड मैंने बोला 60 का निकालूंगा, 2 से काटूंगा तो 30 आएगा, 2 से करूंगा तो 15 आ जाएगा, फिर 5 से काट दूं या 3 से काट दूं कोई दिक्कत नहीं, तो 3 से काटता हूं, चलो आपके कहने पे 3 से ही काटूंगा। 3 से काटो तो 3 5 15 और 5 से काटो तो 1। देखो 2 की पावर बना 2 और क्या बना मेरे पास 3 की पावर बना 1 और 5 की पावर क्या बना 1 बना। 2 में से 1 बढ़ाओ कितना बचेगा, 2 प्लस 1 मैंने किया, इधर 1 और प्लस 1 करूंगा, इधर 1 और प्लस 1 करूंगा, तो 2 1 इधर 3 बनेगा, इधर 2 बनेगा, इधर 2 बनेगा, गुणा करो तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। गुणनखंड जब पूछा जाए तब कितने गुणनखंड बनेंगे तब हमें ये करना है। 90 के कुल कितने, मतलब 90 के कुल गुणनखंड कितने बनेंगे, तो 90 के गुणनखंड आप निकालो, ये हमने किया 90, 90 से करो 2 से काटूंगा तो 45 आएगा, 45 आया। अब इसको 3 से काटो, 3 एकम 3 पचे 15, फिर से 3 से काटो 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, एकदम नॉर्मल। देखो क्या बना, 2 की पावर 1 बना, 3 की पावर 2 बना और 5 की पावर कितना बना 1 बना। सिंपल, 1 में से मैंने बोला कि सारी पावर में 1 जोड़ना है, 2 में से जोड़ूंगा और 1 में से 1 जोड़ूंगा, सिंपल सा। तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2, गुणा करो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे सवाल को सॉल्व कीजिए, आगे सवाल को सॉल्व कीजिए। आगे सवाल क्या है, ठीक है, आगे सवाल आपके पास लिखा है कि 1000 का घन क्या होगा। घनमूल, जब भी आपसे घनमूल पूछता है मतलब उसका जो पेयर बनाना है वो 3 पदों का बनाना है। ध्यान दीजिए, 2 से काटिए इसको कितने बार आ जाएगा, 2 से काटिए कितने बचे, 2 पंचे 10, ये बचेगा 0, 2 से काटिए कितने बार बचेगा, ये बचेगा 250, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 पंचे का 10। अब ये किससे कटेगा, अब इसको 5 से काटिए, 5 इसको काटने का बाद ट्राई कीजिए, 5 दूना 10 पचम 25, 5 से काटिए पचम 25 और 5 से काटिए 1, 3 3 का पेयर बनाना मैंने बोला, तो 1 3 और 1 2, तो 1 2 इससे बाहर 1 5 इससे बाहर, दोनों का गुणा 5 दूना के 10 और 10 मेरा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट क्लियर आंसर। ठीक है, आगे आते हैं 159 का वर्गमूल। ये आपको पता होना चाहिए कि 159 ये आपको याद करना है, 12 का 11 का 13 का 14 का सबका याद रखो। तो 159 किसका होता है, 13 का।
मतलब जब 13 का हम 2 बार गुणा करते हैं तो इतना आता है 159 वर्गमूल। कहने का मतलब ये है, तो 13 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये आपको याद करना है। या फिर ऐसे कह दूं कि 13 ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, ये 13 से कटेगा, तो 13 से 13 बार गया और 13 एकम 13, तो 13 का वर्ग निकल के 2 13, एक 13 निकल के बाहर आया, तो 13 मेरा क्या होता है राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्या लिखा इसका 225 का वर्गमूल। अब आप बताओ 225 का वर्गमूल, ये आपको याद करना है। 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का। नहीं पता काट लो भाई, नहीं पता तो काट लो। ये हमने किया 5 से काटो इसको, 5 चौके 20 होता है, 2 बचा 55 25 होता है। 5 से मैं काटूंगा तो 5 नमा 45 होता है। इधर 3 से काटूंगा तो 3 तीका 9 और 3 एकम 3। देखो वर्गमूल पूछा है तो 2 5 में से 1 5, एक इधर, तो 1 5 इधर, 1 3 इधर, तो 5 3 15 और 15 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे मैं करता हूं 17 की पावर 2। 17 की पावर 2 का वर्गमूल, आप देखो इकाई के अंक से इसको एलिमिनेट कर दो, 9 9 81। ओ भाई साहब सभी में आपको गुणा करना पड़ेगा। सिंपल से याद रखो 17 का गुणा आपको 17 से करना है, तो 7 7 49 की 9 कैरी 4, नहीं बने तो ये कर लिया करो। 7 7 49 कैरी 4, 7 एकम 7 और 7 4 क्या हो जाएगा 7 4 11, 1 7 7 1 एकम 1 जोड़ूंगा तो 9 और इधर पे आ जाएगा ये आ जाएगा 289। 289 क्या हो जाएगा मेरा एग्जैक्ट क्लियर आंसर। आगे आ जाओ, इधर लिखा 25 का वर्ग, ये भी आपको करना है कि 25 का वर्ग लिखा है मतलब 25 का 2 बार गुणा कर रहा है, मतलब 55 25 आएगा 625, गुणा कर लेना आप 625, इसका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं 99 का पावर, मतलब 99 की पावर 2 का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो 99 की पावर 2, इसका सीधा सा मतलब है कि 99 और ये करना है 99। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इसको करने का और भी तरीका है, 100 की सीधी एक बात, इसका 100 - 1 के करके भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। a - b का वर्ग या फिर a स्क्वायर माइनस का भी, मतलब और भी तरीके हैं। तो इसको आप एक बार करने का एक बार ट्राई करना, इसको करके एक बार मुझे मैसेज मतलब वो करना, मैसेज करना एक बार। ठीक है, कि आप इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो। देखने वाली बात होगी कि आप इस सवाल को टैकल कर पा रहे हो या फिर आप नहीं टैकल कर पा रहे हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देना। a - b के होल स्क्वायर का फार्मूले से आप इसको कर पाओगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। चलो ठीक है, इसका देखो ये इसका वर्ग क्या होगा, ये सिंपल सा लिखा 1 की पावर ये। अब देखो ये 100 से कितना 1 अधिक है, ये लो भाई a + b के होल वर्ग का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा फार्मूला नहीं पता, फार्मूला बता देता हूं मैं। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। यदि माइनस का मुझसे पूछे तो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस के क्या होता है 2b। पिछले वाले में ये फार्मूला, इस वाले में ये फार्मूला, इसे आप सॉल्व कर लेना। कर लोगे नहीं कर पाओगे यार, कर लोगे ना, बड़ा ही नॉर्मल सवाल, इजी सवाल है, इसको करने का एक बार ट्राई करना। इसका आंसर नहीं कर पाओगे क्या, एक बार मैं करता हूं, आ जाओ। 100 का वर्ग मैं करूंगा, 100 का वर्ग और प्लस का 1 का वर्ग, फिर आगे क्या लिखा है 2 गुणा 100, ये हो जाएगा 100 और गुणा 1, कोई मतलब नहीं। 100 का वर्ग करो, ये 2 जीरो थे, 2 जीरो और आ जाएगा। 1 का वर्ग करूंगा तो 1 ही आएगा, इधर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये इधर आकर जुड़ेगा तो कितना है भाई ये 1 10,000 है, इसमें से 201 जोड़ दो, 201 जोड़ दो, सिंपल सा तो आ जाएगा 10201। देखो ये आंसर कहां पे है 10 201, ये है 10 201। पिछले वाले का माइनस था, माइनस वाले से आप सॉल्व कर लेना, उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स पे करना। इधर पे देखो आपके पास क्या लिखा 50 का वर्ग - 49 के वर्ग का मान ज्ञात करना है। अब बताओ ना इसको करने में कितना समय लगेगा आपको। a वर्ग माइनस का b वर्ग, सिंपल सा फार्मूला लगा है कि a स्क्वायर और माइनस की b स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार होता है a + b, एक बार होता है a - b, सिंपल सा। तो a + b में क्या करूंगा मैं 50 + 49, ये हो जाएगा प्लस का, और एक बार माइनस से करूंगा तो 50 माइनस हो जाएगा 49, तो इसका मान ऑलवेज 1 होगा, घटेगा तो यहाँ पे मैं करूंगा कि आएगा 9 5 4 9, 99 में 1 का गुणा करो कितना आएगा 99। ये देखो ये मेरा राइट आंसर, वरना वर्ग करके करोगे 55 25 तो फिर 49 का वर्ग तो समस्या होगी। यदि n एक विषम संख्या है तो n + 1, याद रखो ना कि अगर कोई विषम संख्या है उसमें यदि +1 कर दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो याद रखो विषम संख्या हो जाएगी, तो n + 1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं, दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब दो विषम संख्या है, यदि मान लो कि 3 और 3 दो विषम संख्या, मान लो 5 और 5, तो इनका योग क्या होता है भाई, इनका योग क्या होता है ऑलवेज, इनका योग जो है तो ऑलवेज सम संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मैंने बोला 3 का गुणा 3 से करो, मैंने क्या बोला, मैं और बोल देता हूं जैसे 5 का गुणनफल 5 से करो। ठीक है, और क्या बोल देता हूं, और बोल देता हूं 9 का गुणा 9 से करो। देखो क्या आंसर आएगा, 3 3 9 55 25 और 9 9 81। देखो क्या बोल रहा है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, देखो विषम ही तो आया है भाई, विषम ही तो आया है, विषम संख्या हो जाएगा, सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे एक सम और एक विषम संख्या का योग, एक सम और एक विषम हो गया, एक सम, दोनों को जोड़ो क्या आएगा 5 आएगा। और एग्जांपल, एक मैंने विषम ले लिया, एक सम ले लिया, दोनों को जोड़ो 6 3 9, मतलब सम और विषम को आप जोड़ोगे तो आप ऑलवेज आपको कैसा मिलेगी, एक जो है तो कैसी विषम संख्या मिलेगी। एक सम और एक विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा, एक सम मैंने लिखा और एक विषम में लिख दिया, उनका गुणनफल क्या होगा, सम होता है। और लिख देता हूं मैं 5 और 4 का कर दो 5 चौके 20। तो याद रखो एक सम और एक विषम संख्या का जब भी हम गुणनफल करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, एक सम संख्या आती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 48 है, बीच की संख्या क्या हो जाएगी भाई, तीन पूर्णांक है और उनका मतलब योग 48 है, बीच की संख्या 3 से भाग दे दो, क्या जाएगा 3 एकम 18, मतलब सारी संख्या कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी, याद रखना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 15 है। अब देखो विषम संख्याओं का योग 15 है तो बीच की संख्या तीन संख्या है ना, 3 से भाग दे दो इसको, 3 दूना 6 और 3 5 15, मतलब बीच की संख्या क्या हो जाएगी, तीनों संख्याएं 25 25 25 होंगी, 25 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे पांच क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना 30 है, छोटी संख्या। अब सोचो ना कि 5 संख्याएं उनका औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या, तो 30 ये हो गई। आगे क्या हो जाएगी 5 क्रमागत पूर्णांकों का, बिल्कुल तो 31 हो जाएगी, आगे हो जाएगी 32 और इधर क्या हो जाएगी 30 के बाद ये हो जाएगी 29 और ये क्या हो जाएगी 28। ये आपके पास संख्याएं लिखी हैं, आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 32 और 32 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सवाल क्या लिखा, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, ध्यान दो इधर पे, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या आपके पास लिखी है, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 99 हो जाएगी कि 100 हो जाएगी। ठीक है, देखो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 99 होता है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 10 होता है। याद रखो 2 अंक की सबसे मतलब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो 9 और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या होता है 1 होता है। हमसे पूछा कि सबसे छोटी 3 अंक की मतलब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की छोटी संख्या कहां से बनना शुरू होगी भाई, तो 100 क्या हो जाएगी सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, और सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 999, याद रखना। चलो आगे आ जाते हैं, सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या आ ही गया, तो सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या क्या हो जाएगी 999। हमने लगातार 60 क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन पे हैं, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या। अब आप बताओ सबसे छोटी 4 अंक की संख्या क्या हो जाएगी भाई 1000 ही ना होगी, और बड़ी क्या हो जाएगी 9999। ठीक है, आगे करते हैं 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं, आप बताओ कि 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं भाई, सम संख्या 2 4 6 8 10, ये अगर हम पूरे 100 तक लिखेंगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा। देखो 1 से 10 तक में कितनी मिली 1 2 3 4 5, जब 1 से 10 तक में 5 मिली तो 10 मतलब 100 तक हम जाएंगे तो कितनी बार हमको जाना पड़ेगा 10 बार जाना पड़ेगा, और 10 का गुणा मैं 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। या फिर सम संख्या आपको पता है कि 2 2 के गैप में होती है, 2 का भाग दे दो 50 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऐसे करके मैं नोट कर लूंगा। अभी 50 सम आ गई तो 50 भी सम आ जाएंगी, बात खत्म, सिंपल सा कर लेना है। 1 से 100 तक कितनी भी सम संख्या, ये लो आपके पास राइट आंसर, इसका 50 हो जाएगा। और कर दो क्या लिखा 1 से 100 तक 10 के कितने गुणज हैं, 1 से 100 तक, अब 100 तक 10 के कितने गुणज, मैं 10 का भाग दूंगा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मेरा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट क्लियर आंसर। आगे 1 से 100 तक 3 के कितने गुणज है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 3 के गुणज पूछा है तो 100 तक 3 के गुणज मैं 3 से भाग दूंगा तो 33, कितना 33 पॉइंट मतलब 33 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आता हूं 1 से 100 तक 7 के कितने गुणज, 7 का भाग दे दूंगा, 7 का भाग दो 7 एकम 7 बचा 3 7 चौक 28, मतलब 14 क्या हो जाएगा 14 संख्याएं हो जाएंगी, सिंपल सी चीज है। 1 से 100 तक 11 के कितने गुणज है, तो 100 तक 11 के गुणज 11 का भाग दो 11 9 99, मतलब 9 संख्याएं हो जाएंगी, 9 इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। लिखा में 6 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या आवश्यक है, अब 6 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो अब देखो ठीक है, इसमें अंतिम अंक 6 2 और 3 दोनों से बिल्कुल याद यही होना चाहिए, अंतिम 2 और 3 से यदि विभाज्य है तो वो क्या हो जाएगी संख्या कट जाएगी। 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, अब देखो ना 5 से भाग दो, इकाई के अंक में जब 5 है तो शेषफल में कुछ बचेगा बबुआ, 0 और 5 होगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है 1001 को 7 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा, क्या अब 1001 को 7 से भाग देना, अब मैंने 7 के नियम का बताया मैंने, पर फिर भी आप मतलब नहीं बताया मैंने क्योंकि वो थोड़ा सा पटांग नियम है, पर ये आप सीख लो। 7 से भाग दो 7 एकम 7 बचा 3 7 चौके 28,
मैंने लिखा 28, ये आ गया 2, अभी क्या बचा, 1 बचा, तो 7 3 21, शेषफल कुछ बचेगा क्या, भाग देने पर, अच्छा भागफल क्या बचेगा, भागफल क्या बचेगा, 143 बचेगा, याद रखना। चलो ठीक है, आगे जाओ। 99 को 27 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब बाबूजी 27 का देखो, अब भाग देना है 27 से भाग देने पे, कोई समस्या नहीं यार, 27 से भाग दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 27 से भाग दे दो इसको आप। 27 से भाग दो, 27 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, देखो 30 का जब 3 बार करते हैं तो 90 होता है, मतलब ये 4 बार तो लगभग मुझे लग रहा है कि जाएगा। तो 7 चौक 28, कैरी 2, और 4 दूना 8 9 10, अच्छा नहीं जाएगा, 27 का 3 बार ही जाएगा, 3 बार करो, 7 3 21, कैरी 2, 3 दूना 6 7 8, कितना जाएगा 81, तो ये गया 81, ये आ जाएगा 3, ठीक है। मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 9 में से 1 जाएगा ये, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये बचेगा 9, ठीक है। अभी क्या करो, 27 का डिवाइडेशन करो कि आप इससे ज्यादा ना हो, कितनी बार में जाएगा 27, 7 पना 35 और 5 6 7 छंग 42, 8 बार करो, 8 बार करो, एक बार 8 बार करके देखो, एक बार 8 बार 7 बार करके देखो, 7 बार करता हूं, 7 7 49, कैरी का 4 हो गया, 7 दूना 14, 14 4 18, देखो कितनी बार गया, 7 बार गया, और पूरा का पूरा कट गया, तो 37 क्या हो जाएगा मेरा एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि मुझसे भागफल ही मुझसे पूछा है। इसका मान क्या पूछा है, जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो और उसकी पावर 0 हो, कोई कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, मान लो कि संख्या ये लिखी है, पावर यदि 0 है तो उसका मान ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये चीज आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। आगे इसका मान देखो लिखा है, 5 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0, मैंने बताया कि जब भी ऐसा हो पावर 0, इनका मान ऑलवेज 1 होता है, तो जोड़ूंगा तो 1 1 2, और 2 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, कोई समस्या किसी को हो तो बताना भाई। का मान मुझे ज्ञात करना है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की पावर 3 बार करो, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा इसका आंसर, इसका 2 दूना 4 तो 8 चौके 32, इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74 हो गया, इसके बाद हम आगे करते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि गुणा में घात से जुड़ती हैं, यदि मैंने नहीं बताया तो नोट कर लेना कि गुणा में घात से जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। ध्यान दो, इधर पे 3 की पावर 5, इधर 3 की पावर 2 है, तो ये घटेगा, इधर 3 की पावर 5 2 आके घटेगा, तो 3 की पावर कितनी बचेगी 3, और इसका सोल्यूशन 3 3 9 27 होता है। यदि ऐसे नहीं समझ में है तो इसको करने का एक और तरीका है, ये लिखा है 3 की पावर 5, मतलब ये 3 कितनी बार है, ये 3 कितनी बार है, 5 बार है। ये मैंने लिखा 3 5 बार, 3 यहाँ पे कितनी बार 2 बार, ये लिखा 3 2 बार, तो इधर उड़ा दो, बचा कितना 3 बार बचा, 3 9 9 27, और 27 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो करने के सवाल को करने के कई तरीके हैं, आप कौन से अप्रोच से कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इधर देखो क्या लिखा है, अब देखो दोनों पावर साथ में, दोनों पावर जब साथ में होती है तो मैं क्या करता हूं, इस 3 का इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इस 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया, गुणा कर दो, 2 दूना 4 गुना 8 16 32 32 दूना 64, और 64 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, सवाल क्या लिखा है, का मान मुझे ज्ञात करना है। अब 2 की पावर 5 बताओ ना क्या होता है, लिख लो ऐसा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 16 दूना 32, इसका मान हो गया 32, और गुणा 4 चौके 16, गुणा करो आप इसमें, 16 दूना कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, कैरी 3, 16 दूना 32, 16 3 48, 49 50, और इनका तो 512 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे हमें सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। यदि n, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर n बराबर 32, मुझे बताओ कि 32 2 की पावर में कितनी बार आता है, सिंपल सा 5 बार में आता है क्या, बिल्कुल 5 बार में आता है, मैं लिखूंगा 5, 2 2 खत्म, n बराबर क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलो ठीक है, आगे हम करते हैं, आगे सवाल क्या लिखा है, 3 की पावर 9, देखो 3 की पावर n लिखा है बराबर 81 लिखा है, इसको सॉल्व करो, 3 की पावर n लिखा, 81 3 की पावर कितनी बार आता है, 3 3 का 9 9 तक 27 27 81, मतलब 3 की पावर 4 बार, 3 3 खत्म, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 4 मेरा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट और क्लियर आंसर, ठीक है। मैं आगे करता हूं, 10 की पावर -2 आपके पास लिखा, ये लिखा 10 की पावर -2, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 10 दाम 100 और नीचे आ जाएगा, तो 1/100 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, और 1/100 क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। आगे मैं करता हूं, माइनस का था इसलिए किया था, को भिन्न के रूप में बदलना, देखो 0.25 लिखा है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटेगा, बट्टे में क्या लगेगा 2 0, 25 से काटो, 25 से कम 25 चौके 100, 1/4 क्या हो जाएगा इसका राइट और एग्जैक्ट एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। आगे करो, 0.25 को भिन्न में लिखना है, 0.25 को भिन्न में लिखना, तो अच्छा सॉरी इसको कर दिया हमने, हाँ आगे क्या लिखा है, 3/4 का दशमलव रूप बताओ, अच्छा ये लिखा है 3/4, दशमलव रूप में क्या होगा भाई, इसका करो ना सॉल्व, एक बार करो, 4 का भाग दो, इसमें 4 शून्य शून्य जाएगा, और 4 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बचेगा तो 4 पंचे 20,
0.75 इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब मुझे भाग देना था सिंपल सा, केवल सवाल में ये कहा गया था। इधर लिखा 0 पॉइंट का भिन्न के रूप में बताओ, बताओ क्या लिखा, दशमलव के बाद 125 लिखा है, दशमलव हटेगा, नीचे 3 जीरो लगेंगे, ये 3 जीरो लगेगा। अब इसको और छोटा कर लो या फिर भाग दे दो, छोटा करके करते हैं एक बार, ठीक है। 25 से काटो तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, यह आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करो, 5 से काटो क्या आ जाएगा, 5 से कम 5 अठे 40, मतलब 1/8 क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट और क्लियर आंसर, ठीक है। चलो आगे जो सवाल लिखा 1/2, सवाल लिखा 1/2 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करूंगा मैं तो सब नीचे वाले कैल्शियम लूंगा, तो 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 का करूंगा तो 2 3 6, पहले भाग देते हैं, ठीक है। 2 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, 3 का गुणा 1 से तो 3, 3 का गुणा 2 भाग दूंगा तो 3 दूना 6, 2 बार, 2 गुणा 1 से तो 2, जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 5/6, 5/6 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे सवाल पे आते हैं। आगे सवाल क्या कहता है, देखो ये लिखा, इसका मान क्या करना है आपको, 3/4 माइनस 1/8 का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा इसका, जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 8, 4 का 8 में भाग दूंगा तो 4 दूना 8, 2 का गुणा तो 3 दूना 6, 8 से 8 खत्म, आंसर क्या बचेगा 1, मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 5/8 और 5/8 मेरा आंसर बी में है, मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इसका लिखा है का मान ज्ञात करना है, देखो 2/3 लिखा है गुणा 9/4 लिखा है, सिंपल सा मैं सॉल्व करूंगा, 3 से काटूंगा 3 3 9, 2 से काटूंगा 2, इधर आ जाएगा 3/2 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, और 3/2 में क्या कर दूंगा सही टिक कर दूंगा, ठीक है। इधर लिखा देखो आपके पास लिखा 5/6, ये भाग में लिखा है, भाग में जब संख्याएं होती हैं तो गुणे में चेंज होती हैं, तो संख्या क्या होती है पलट जाती है। 5 से काटूंगा 5 दूना 10, 6 से 3 से काटू 3 दूना 6 और 3 3 9, देखो क्या आ जाएगा 3/4 और 3/4 मेरा राइट आंसर, मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। आराम से करते जाना है सवालों को। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, उसे 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल जितना बचता है दी हुई संख्या में मैं भाग देता हूं तो कितना शेषफल बचेगा 1, 4 में मतलब 5 में आप 4 का भाग दो कितना बचेगा 1 बचेगा। यदि नहीं समझ में आए तो और कर लो। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, मान लो कि 8 गुना होता है 16, 16 4 20, मैंने मान लिया कोई संख्या 21 है, 8 से भाग दो, 8 से भाग दिया मैंने तो 8 गुना होता है 16, बचा कितना बचा 5। अब उसे 4 से भाग देने पर शेषफल, यदि संख्या लिखी है ये, अब 4 से इसको भाग दो, 4 पंचे 20, ये लो शेषफल क्या बचा 1, वही तो हुआ है। ये नहीं करना होता, बस इतना कर दो और टिक कर दो, ये ऐसे होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं सवाल। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, उसी संख्या को 10 से भाग देने पर संभावित शेषफल क्या हो सकता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल, मैं क्या बोलता हूं 10 3 13, मैंने 13 एक संख्या मान लिया और 5 से भाग देता हूं तो कितना जाएगा 5 दूना के 10, 3 शेषफल बचा, ओके। उसी संख्या को 10 से भाग दो, अब 13 है 13 को 10 से भाग दो भाई, ये लो 10 से भाग दो तो 10 एकम 10, शेषफल कितना बचेगा शेषफल 3 बचेगा। संभावित शेषफल क्या बचेगा, तो अच्छा 0 3 और 8 कुछ भी बच सकता है, तो ए और बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो ठीक है आगे, 2 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या कैसी होती है बताओ। 2 से बड़ी जो प्रत्येक अभाज्य संख्या होगी वो कैसी होगी, सम होगी, विषम होगी, संयुक्त होगी या फिर 2 का गुणज होगी। बताओ भाई इसका आंसर एक बार राइट मेंशन कर दो आप लोग, क्या हो जाएगा फटाक से इसका आंसर बता दो मुझे, फटाक से इसका आंसर बता दो मुझे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है तो 2 क्या है एक सम संख्या, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सम संख्या। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगी वो कैसी होंगी विषम होंगी, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। 2 सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है बाबू, और 2 सहअभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती उनका सहअभाज्य एचसीएफ कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है भाई, 1 मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगा, ठीक है। 8 और 15 सहअभाज्य है क्योंकि उनका एचसीएफ, अब देखो ना 8 और 15 इनका कुछ एचसीएफ इनसे कोई कामन आ रहा है नहीं आ रहा, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 12 और 18 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। मैंने आपको बताया कि 12 और 18 का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। गुणा कर दो भाई, 12 5 7 12 8 96 और क्या जाएगा 9, तो 12 एकम 12 और 12 10 22 मतलब 21, 216 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इधर लिखा है कैल्शियम क्या हो जाएगा 24 और 36 कैल्शियम निकाल दो, ये लो 24 और 36 कैल्शियम निकालो भाई, इसको कैसे कर दूंगा 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूना 24, 12 23 36, अलग अलग संख्या 12 दूना 24 और 24 24 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 12 6 72, 72 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप कर लेना छोटी छोटी संख्याओं से, ठीक है। 24 और 36 कैल्शियम, अभी हमने क्या किया भाई, अभी हमने यही तो किया ना, 24 और 36 कैल्शियम किया अभी, अच्छा एचसीएफ आ गया, ठीक है।
24 और 36 का HCF हमने पूछा, अलग अलग हम कर देंगे। 2 से करेंगे, 2 एकम 2 दूना, 2 से करेंगे 2 छक्का 12, 2 3 से, हाँ 2 से करते हैं, सॉरी 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। 24 का 36 का हम करेंगे, 36 का करो कितना जाएगा, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 से करो 2 नाम 18 और 3 से करेंगे तो 3 एकम और 3 एकम 3। देखो HCF में कौन कौन सी चीज सेम है, देखो इधर 2 कितने हैं, 1 2 3 2 है, इधर 2 2 है, मतलब 2 2 और 2 ऑलरेडी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 3 देखो यहाँ पे 1 3 यहाँ पे भी है तो 1 3 बाहर, गुणा कर दो, 3 दूना 6 6 दूना 12 और 12 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे सवाल पे आ जाओ। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 8 और 12 से भाग देने पर हर बार शेषफल 5 बचता है, हर बार शेषफल 5 बचता है, इसको तो एलसीएम इनका ले लिया जाता है और जो भी आएगा उस पर 5 जोड़ दो यार, कर दो। ये लो, इनको करने का तरीका, या फिर इसको आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, ऑप्शन से, लेकिन ऐसा एलसीएम से करना चाहे तो एलसीएम से कर दो। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर से 2 से काटूंगा तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अभी देखो कि एक बार 3 से काट दो तो 3 एकम 2 और 3, अभी एक बार 2 से काट दो तो ये खत्म, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 4 3 12, 12 दूना के 24 और 24 में से 5 जोड़ दिया तो 29 क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर। ये लो, और नहीं एलसीएम से उठाना है, एलसीएम मतलब ऑप्शन से उठा लो। 6 का भाग तो क्या 5 बचता है, 6 चौके 24 और 29 में से घटा दिया तो 5 बचता है, 8 में घटाओ 8 चौके 32 तो 8 तरीक 24, 8 दूनी 16, 8 तरीक 24, देखो 5 बचा हुआ सभी में बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 29, एग्जैक्ट आंसर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्णतः, 8 से डिवाइड करो, ये नहीं कटेगा, ठीक है, 8 से हटा दो, ये 8 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो सबसे छोटी संख्या तो डायरेक्टली सामने ही निकल रही है ना भाई। देखो 8 1 8 5 40, 12 से काटो 12 से कटा 15, सबसे कट रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। डायरेक्टली आप काट सकते हो। 1 से 200 तक 6 के कितने गुणज बनेंगे, 1 से 200 तक 6 के कितने गुणज, तो 200 तक, 1 से 200 तक निकालना है, 6 से भाग दे दूंगा, काटो भाई, 6 तरीक 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 तरीक 18 मतलब 33 बने, कितने 33 बनेगा, 33 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। आगे आ जाओ, 1 से 1000 तक 13 के कितने गुणज बनेंगे, 1000 तक, ये लो 1000 13 का भाग दे दो भाई, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छह 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो गया, बचा कितना मेरे पास 9 बचा, 9 बचा तो ये हो जाएगा 90, 13 सत्ते 91, 13 छह बार जाओ, 13 बचे 13 छंग 78 तो 76 संख्याएं, मतलब 76 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बस दशमलव की संख्या नहीं लिया जाता। अंतिम सवाल, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये है तो उनके कुल गुणनखंड कितने होंगे। अब बताओ यदि अभाज्य गुणनखंड इतने हैं तो कुल गुणनखंड कितना बनेगा, बताओ। इस सवाल को आराम से कर देना है एकदम। सबसे पहले से 2 है, 1 जोड़ूंगा मैं, ये हो जाएगा, आगे 2 है तो फिर उसमें भी 1 जोड़ूंगा, और 5 की 1 है तो 1 में दोनों में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, गुणा करो 4 3 12, 12 2 24, 24 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो ये सारे के सारे हमने बेसिक तरीके के हमने 100 सवाल हमने कंप्लीट किया। इसके बाद जो सवालों की श्रृंखला आती है आपके पास 50 ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको पढ़ने के बाद हम इनको करेंगे तो ये सारे के सारे सवाल हमसे बनेंगे, तो इन सवालों को हम कल करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा प्यार अपना एक हार्ट हमारी वीडियो पे लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।